हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। चलिए, अपना सीरीज चल रहा है, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल का क्लास बहुत ही छोटा था, लेकिन आज का क्लास थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। हमें पता है आज की क्लास में ये पूरा कवर अप नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपका लास्ट टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन और दो एक सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में दो ही सॉइल आपके आज के पीपीटी में तैयार हो पाए हैं। नेक्स्ट में हम लोग उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ आपके सारे एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चलिए, टाइम नहीं गवाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए, अपना टॉपिक चल ही रहा है, ठीक है, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग भी हो चुके थे बेटा, और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हो चुका था, ये कल हो ही गया था। हाँ, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया आज अपना टॉपिक था। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यही आज हमको जानना था। आपको पूरा विजिबल होगा, होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, जैसे कि आपको बताऊं मैं, हमारे यहाँ जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है उसका कितना पार्ट हम लोग एज अ प्लेन के रूप में यूज करते हैं, कितना पार्ट एज अ फॉरेस्ट के रूप में यूज करते हैं, कितना बैरन लैंड है, कितना डेजर्ट एरिया है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देखेंगे, साथ ही साथ इनका थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे ईयर वाइज। ओके, तो इसको जानेंगे। और ये भी जरूरी है, क्योंकि कितना भाई ये चार्ट के रूप में अगर पूछ दिया गया बोर्ड एग्जामिनेशन में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए इस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर आउट करेंगे विद द फिगर। और चलिए बताते हैं क्या है। क्या था कि आज टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल factors such as the topography, climate, soil type, as well as the human factors such as the population density, technological capability, and the culture and tradition, etc. इस बेस पर हम लोग लैंड यूज पैटर्न हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या चीज है। तो आपको दिया गया है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज इन 1960 टू 1961। और इसमें क्या था, देखिए, बैरन लैंड जो अनकल्चरेबल लैंड होता है बेटा, वो 18%, लगभग 18.1% था। के अलावा बताया जा रहा है बेटा, आपका करंट वेस्ट जो था, सॉरी, वेरेस्ट लैंड जो था वो बेटा कितना था, वो 0.7% था। साथ ही साथ उसके अलावा बताया जा रहा है आपका जो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, होल्ड अ मिनट, कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्लियर आउट करते चलो भाई। एक मिनट, चलिए ठीक है। इसमें देखेंगे फॉरेस्ट एरिया कितना है बेटा, 2014 और 15 में देखेंगे फॉरेस्ट एरिया आपका जो कवर करता है वो 2% दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड जो है बेटा, वो आपका दिखाया गया 5.2%। उसके अलावा फैलो मिसिबल ट्री देन द करंट फैलो की अगर बात करते हैं बेटा, वो आपका इसमें बताया, इसमें एरिया उसको कवर नहीं किया गया भाई। करंट फैलो, लगता है फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? थोड़ा सा फिगर मिसमैच है, डाटा ठीक नहीं है ना, डाटा थोड़ा ठीक नहीं बेटा, हो सकता है टेक्निकल इशू कुछ रहा हो, इसकी वजह से डाटा ठीक नहीं है। थोड़ा सा आप ये वाला फिगर अपने बुक से क्लियर आउट कर लेंगे, कितना कितना डाटा कितने में दिया गया है। साथ ही साथ आप एक देखिएगा 1961 से, सॉरी 60 टू 61 और 2014 टू 15 तक का कंपैरिजन करके इसमें दिया गया है, थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे। ये फिगर देखिए थोड़ा सही नहीं है, हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो और दूसरे फिगर को ऐड करने के बजाय दूसरा फिगर ऐड हो गया है, नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ेंगे ना। इसके अलावा क्या है इस टॉपिक, उसके अलावा भी आपको दिया गया है, डोंट वरी, आगे दिया गया है कितना कैसे है उसको भी समझेंगे हम लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ना। सेगमेंट इनका दूसरा है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया द इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% एरिया। ध्यान दीजिएगा, अपने यहाँ जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपका इंडिया का दिया गया है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है सिर्फ हमारे यहाँ 93% एरिया जो है वो यूज किया जा रहा है जियोग्राफिकल एरिया। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है, जैसे हम अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा जम्मू कश्मीर का भाग जो ऑक्युपाइड बाय कश्मीर है, सॉरी, जम्मू कश्मीर का जो मतलब एरिया जो ऑक्युपाइड किया है आपके पाकिस्तान ने, पड़ोसी देश, उस एरिया को चाइना के द्वारा कुछ चीजें, तो वो एरिया को हटा दिया गया। 93% एरिया जो है वो यूजेबल है, यूज किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, तो उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सर्वे भी दिया गया था, फिगर भी था, थोड़ा सा फिगर को आप क्लियर आउट कर लेंगे। चलिए आगे बताते, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सपेक्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली, moreover some areas of Jammu Kashmir occupied by the Pakistan and China have also not been surveyed, इनको भी नहीं जोड़ा गया है। चलिए हम आगे बात करेंगे तो क्या दिया गया है, आगे दिया गया बेटा, हाँ देखिए, द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड, हाउ are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it। चलिए इस पर देखेंगे बताया क्या जा रहा है, मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। अगर बात करते हैं जो हमारे यहाँ बैरन लैंड दिया गया, फैलो लैंड की बात करते हैं बेटा, वह बहुत ही पुअर बताया जा रहा है, साथ ही साथ उसका जो कल्टीवेशन है थोड़ा हमको बोल सकते हैं एक्सपेंसिव पड़ जाता है, दैट्स वाई उसका यूज कम है, और hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net zone area then percentage of the NSA net zone area in India comes about the 54%। अगर इनको जोड़ दिया गया, किसको बताया जा रहा है बेटा, आपका नेट जोन एरिया को, ठीक है, जो फैलो लैंड के रूप में है। द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि भैया कहीं का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, कहीं का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, कहीं पर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पर नहीं है, और कहीं पर बेटा इरिगेशन सिस्टम काफी डेवलप हो चुका है, कहीं पर नहीं डेवलप हुआ, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर it is over the 80% of the total area in the Punjab and Haryana and less than the 10% of the Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and the Andaman Nicobar Island। Forest area in the country is a far lower than the desired 33% of the geographical area as it outlined in the National Forest Policy 1952। It was considered essential for the maintenance of the ecological balance। अच्छा ये क्यों बनाया गया, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ जो इकोलॉजी को बैलेंस करने के, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए, मतलब इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी लाया गया था, ठीक है बेटा, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक। चलिए सर इसके अलावा बताया जा रहा है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। This in turn has serious repercussion on the society and the environment also, ठीक है। आगे देखेंगे इसके अलावा सर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की अगर बात करते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, क्या है भैया, देखिएगा जहां पर ओवर यूज या फिर बोल सकते हैं चाहे ओवर इरिगेशन कर दे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे सर, ऐसे जो भी एक्टिविटी है वही मेन कॉज होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के। और चलिए देखते हैं क्या किस तरीके से दिया गया है। सर वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from the land। कितने बेटा, 95%। ध्यान रखेंगे, human activities have not only brought about the degradation of land but also the aggravated the pace of natural force of the cause of damage to land, ठीक है। अच्छा क्या कारण है, किसकी वजह से, देखिए एक आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग एंड द क्वेरिंग टू द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन, ये सब कारण है बेटा लैंड डिग्रेडेशन की। सर सॉइल एज ए रिसोर्स अब हम लोग बात करेंगे लैंड के अलावा, ये भी जरूरी है बेटा टॉपिक। सॉइल रिसोर्स है कि नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है भाई, है ना। हाँ लेकिन इनका पैटर्न थोड़ा अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के सॉइल हमको देखने मिलते हैं, तो उसको भी देखेंगे। चलिए सॉइल एज ए रिसोर्स की बात करते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। भैया मिलियन ईयर लगते हैं इसको बनने में, कैसे सर? relief parent rocks or bed rocks, climate, vegetation and other form of the life and time are important factor to the formation of the soil। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, इनका रिलीफ फीचर्स है, पेरेंट रॉक की बात कर लेते हैं, बेड रॉक की बात कर लेते हैं, क्लाइमेट की बात करेंगे, वेजिटेशन की बात करते हैं, और भी जो फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लोग मुख्य कारण होते हैं, बोल सकते हैं मुख्य कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। सर उसके अलावा बताया जा रहा है क्या, वेरियस फोर्सेस ऑफ द नेचर सच एज द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, wind and glaciers, activities of the decomposer etc also contribute a significant role in the soil formation। okay चलिए सर
chemical and the organic changes which take place in the soil are important, equally important also. Soil also consists of organic humus and inorganic materials. ओके, चलिए इसके अलावा और क्या चीजें हैं उसको भी देखेंगे हम लोग. On the basis of the factors responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified different types. कौन कौन से टाइप्स देखिए चलिए दिया गया है फिगर के माध्यम से, पहले समझेंगे भाई. फिगर क्लियर आउट नहीं हो रहा है, ब्लर हो रहा है ना. चलिए सर, एलुवियल सॉइल की हम लोग बात कर लेते हैं. एलुवियल सॉइल ब्लैक एंड ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, इसे कॉटन सॉइल के नाम से जाना है. रेड सॉइल की बात है, लेटराइट सॉइल की बात करते हैं, डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं. इन सब की बात करेंगे सर. इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और क्रॉप कौन कौन से यहाँ पर ग्रो होते हैं. सर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेन मेटालिक ओर्स, डार्क इन कलर एंड रिच इन द पोटास एंड द ह्यूमस. सर, क्या कौन से क्रॉप यहाँ उगाए जा सकते हैं? राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट एंड द व्हीट. इसके लिए बहुत मतलब इन फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल माना जाता है ये सॉइल. ठीक है सर. ब्लैक सॉइल डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर, rich in calcium, magnesium, carbon and the aluminum also. Sir, cotton, sugar cane, groundnut, rice, wheat and the oil seeds यहाँ उगाए जा सकते हैं. ब्लैक सॉइल इनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है. नेक्स्ट हम बात करें रेड सॉइल की. sandier and the less clad, slightly acidic and does not retain moisture, rich in iron and has less amount of the humus. सर, इसमें रागी, ग्राउंडनट, मिलेट्स, टोबैको, पोटैटो, राइस, व्हीट, शुगर केन इनके लिए फेवरेबल होता है. सर, लेटराइट सॉइल की बात करें, येलोइश इन कलर, रिच इन आयरन एंड द एल्यूमिनियम एंड इज यूज्ड टू बिल्डिंग मटेरियल. ओके सर, यहाँ पर कौन कौन से फसल? कॉफी, कैशियो, नट्स, रबर एंड द कोकोनट ये के लिए फेवरेबल होता है. सर, डेजर्ट सॉइल की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग. डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं बच्चे. उसके बाद माउंटेनियस सॉइल है. ठीक है, माउंटेन सॉइल. सो डेजर्ट सॉइल ये पोरस एंड कोर्स होते हैं. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिच इन द नाइट्रेट्स एंड द फॉस्फेट्स. सर, मिलेट, बार्ले, कैक्टस एंड द डेट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्यादा फेवरेबल है. फॉर्म, चलिए माउंटेन सॉइल की बात करते हैं. फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन ह्यूमस, टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड द ट्रॉपिकल फ्रूट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दैट. ठीक है, चलिए ये सब अपने टाइप्स थे. थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं बेटा. एलुवियल सॉइल की अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, क्या है एलुवियल सॉइल? भैया, जलोढ़ मृदा, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं जलोढ़ मृदा. और जानते रहिए बेटा, ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी बोल सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द सॉइल अगर हम बोले तो वो एलुवियल सॉइल होता है. चलिए क्या है ये? सर, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल. ओके, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल के रूप में जाना जाता है सर. इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ द एलुवियल सॉइल. अगर अपना नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करते हैं बेटा, जहां हम लोग रहते हैं, तो वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है. उसके अलावा सर, these have been deposited by the 3 important Himalayan river system. कौन कौन से? इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, इनके डिपोजिशन से ये बना हुआ है. हम बात करेंगे आगे. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari and the Krishna and Kaveri rivers. यहाँ भी फैला हुआ है. तो मतलब सर, ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में कौन सा है? एलुवियल सॉइल. ओके, चलिए सर. The alluvial soil consists of the various properties of sand, silt and clay. As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. In upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of the slope, the soils are coarse. Such soils are more common in the pediment plains such as the Dhwar, Chos and the Terai region. Okay, के अलावा बताते हैं क्या है. इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जानेंगे सर क्या है. सर, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन क्लासिफाइड इनटू ओल्ड एलुवियल, जिसको बांगर के नाम जानते हैं, एंड न्यू एलुवियल, खादर के नाम जाना जाता है. ठीक बेटा. द बांगर सॉइल हैज हायर concentration of the conquered nodules than the khadar. It has more fine particles and is more fertile than the bangar. अगर हम बात करते हैं, जो आपका खादर है, मतलब न्यू एलुवियल सॉइल है बेटा, वो ओल्ड एलुवियल सॉइल से ज्यादा
बोल सकते हैं बेटा फाइन पार्टिकल्स की फर्टिलिटी इससे ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं सर न्यू एलुवियल सॉइल की बात कर लें, ठीक है, एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो हम बात करेंगे दिस इज मोर फर्टाइल देन दिस, ओके, मतलब न्यू एलुवियल सॉइल जो है बेटा वो ज्यादा फर्टाइल देन है ओल्ड एलुवियल सॉइल से, ठीक है, इसके पार्टिकल्स फाइन टाइप मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। चलिए इसके अलावा बात करेंगे एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम which are ideal for the growth of the sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensely cultivated and densely populated। जैसा कि हम लोग का एरिया है बेटा, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बताया जाता है, कारण यही है क्योंकि भैया यहाँ पर फर्टाइल लैंड पाया जाता है और लोग यहीं पर रहना चाहेंगे जहां पर उनको ज्यादा चांसेस हैं भैया, कुल मिला क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ का बेहतर है, उसके अलावा सर फर्टिलिटी अच्छी है तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होगा बेटा हमारा सरप्लस जो होता है उससे हम लोग अर्निंग भी कर लेते हैं, सो दैट्स वाई ये एरिया ज्यादा फर्टाइल और साथ ही साथ ज्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है, माना क्या है ही ना इस, और क्या। Soils in the drier areas are more alkaline and can productive after the proper treatment and the irrigation। भैया जहां पर ड्रायर एरिया है बेटा उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है इरिगेशन के बाद। चलिए ब्लैक सॉइल की बात करते हैं सर, ब्लैक सॉइल की बात कर लेते हैं भैया, इसको ब्लैक कलर से होना चाहिए था, क्यों? चलिए सर these soils are black in color and are known as the रेगुर soil। इनको किस नाम से जाना जाता है बेटा? रेगुर soil से। ब्लैक soils is ideal for growing cotton, cotton soil भी इनको जाना जाता है, and also known as the black cotton soil। It is a belief that the climatic condition along with the parent rock materials are important factor for the formation of the black soil। Okay, दूसरा sir this type of the soil is a typical of the Deccan Trap basalt regions spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of the lava flows। They cover the plateaus of the Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and the Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna valleys की बात करते हैं। So the black soils are made up of the extremely fine, that is a clayed material। They are the well known for their capacity to hold moisture। In addition, they are rich in soil nutrients such as the calcium carbonate and the magnesium, potassium and lime। ठीक बेटा, ये चीजें हैं। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं बेटा। रेड एंड येलो सॉइल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, कैसा है? रेड सॉइल्स आर डेवलप्स और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स in area of the low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau। Yellow and red soils are also found in the part of the Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along with the pigment zone of the Western Ghat। These soils develop are reddish colored due to the diffusion of iron, crystalline and the metamorphic rocks। It looks yellow when it occurs in the hydrated form। भैया ये येलो तब दिखता है, ध्यान रहे, रेड सॉइल येलो तब दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो ये येलो कलर का दिखता है। और बताया जा रहा है बेटा ये काफी एरिया कवर करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन का, साथ ही साथ भैया वेस्टर्न घाट का जो जोन है, पिडमेंट जोन है, वहां तक ये फैला हुआ है। उसके अलावा सर लेटराइट सॉइल की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें भी जानते हैं बेटा क्या है लेटराइट सॉइल। आई थिंक पूरा दिया भी नहीं गया, चलिए ठीक है, लेटराइट सॉइल हम लोग कल चर्चा करेंगे। और आज का अपना टॉपिक यहीं तक खत्म करते हैं, शायद लंबा टाइम भी हो गया होगा, होप शो 10-12 मिनट का टाइम हो गया है या 18 मिनट का लगभग। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहाँ ओवर करते हैं, और अगला जो आपका सीरीज होगा बेटा उसमें एमसीक्यू रहेंगे और आपके लास्ट टॉपिक रहेंगे, तो दोनों में बने रहेंगे। और कल हम मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर इसी लेक्चर के साथ, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और सब लोग ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।